डिकोस्टा फ्रॉम गोवा। आज मैं आप सभी लोगों से कुछ फालतू की बकवास करने वाली हूँ। And I don't know कि आप लोगों को मेरी बातें कितनी समझ में आने वाली है। वैसे मैं ये भी नहीं जानती कि आप लोग मेरी वीडियोस देखोगे भी या नहीं। Okay, let's start it. So, जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जिंदगी से क्या चाहते हैं, right? Like I have listed 101 things which I want in my life. And ऐसे भी बहुत सारी चीजें हैं which I don't want in my life. Like शादी, no way. शादी तो मैं 10 साल तक नहीं करने वाली किसी भी सूरत में। क्योंकि मेरे विश लिस्ट में पहला नंबर है लंदन। Yes, I want to settle in London. I want my own peace, my independence. ये शादी, बच्चे, ऐसे typical life मुझे नहीं चाहिए. No way. Okay guys, so bye bye. हम सब जिंदगी में काफी सपने देखते हैं, काफी कुछ पा लेना चाहते हैं, लेकिन कई बार हकीकत कुछ और ही होती है। हकीकत वो शब्द जो अक्सर इन सपनों से काफी दूर हमसे उस मोड़ पे मिलता है जिसे हम कॉम्प्रोमाइज यानी समझौता कहते हैं। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी क्राइम पेट्रोल 70 के इस नए अध्याय में आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस एपिसोड में हम गोवा के रोजलिन डिकोस्टा की एक ऐसी कहानी देखेंगे जिसकी हकीकत उसके सपनों से बिल्कुल उल्टी थी, लेकिन उसने तय कर लिया था कि उसके सपनों तक जाने वाला रास्ता कितना लंबा क्यों न हो, वो उसे पार करेगी। क्या सरप्राइज है? यहाँ क्यों बुलाया? Well, we are getting married today. शादी? Are you serious? Yes, of course. I know रोजलिन कि तुम्हें lavish wedding चाहिए थी, but this is more important कि हम शादी कर रहे हैं finally, yes, है ना? Yes, you're right. और यही तो मेरी डेस्टिनी थी। तो चलो अंदर की। अरे वेट, थोड़ा मेकअप तो कर लेने दो। After all, I am the bride. नहीं, अंदर सब इंतजार कर रहे हैं। Just give me 10 minutes, please, please, please. Okay. Thank you. आती हूँ। दादा आपको बुला रहे। ओके, मैं आ रहा हूँ। Want to complete my 101 wishes. मेरे और मेरे सपनों के बीच और कोई नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। कितनी बार बोला तुझे प्रशांत से दूर रहे? कितनी बार बोले प्रशांत से दूर रहे? बिजनेस ट्रिप में तुझे साथ में सुला था, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुझसे शादी कर लेगा। तेरी नजर ना सिर्फ प्रशांत के पैसे और प्रॉपर्टी में। पहले जाकर ना अपने पति को कंट्रोल में कर। अगर आज मैं चर्च से भागी नहीं होती ना, तेरे घर में तीसरे कमरे में मैं बैठी होती। समझ में आया तुझे? और अगर मुझे गलती से इंटरेस्ट आ गया ना तो 2 दिन में तुझे लात मार के घर से बाहर निकाल देगा। समझ आया ना? क्या बनेगी तू? हाँ? छोड़ो दूसरे को। रोजलिन क्या है? वाह, एक तरफ प्रशांत, दूसरी तरफ मुर्तजा। और कितनों को कहाँ फंसा के रखा है? हाँ? और कितने आशिक है तेरे? माइंड योर टंग, वरना ज़बान खींच लोगे मैं। माइंड योर लैंग्वेज। अगर मुझे अगली बार तेरे और प्रशांत के बारे में कुछ पता चला ना, तो याद रख, जिंदा लटका दूं। क्या बोलिए? तुम्हारे और प्रशांत के बारे में तुम ये सब कर रही मेरे पीठ पीछे? तुम्हारे उस प्रशांत से शादी करने वाले थे? की तो नहीं ना। तुम्हें पता है वो प्रशांत कितना सनकी है? उसने मेरे अगेंस्ट सुसाइड लेटर लिख रखा है।
वो हमेशा मुझे धमकी देता रहता है कि अगर मैंने उससे शादी नहीं की तो वो खुद मरकर मुझे फंसा देगा। और आज भी सरप्राइज के नाम पर उसने मुझे चर्च में बुलाया, और जब मैं वहां गई तो मुझे पता चला कि मैं खुद की शादी पर आई हूँ। मुझे बहुत पास कर लिया। तुमने अभी तक उसके साथ सोना बंद नहीं किया? ठीक, जो मन है। हेलो मम्मी, फरिया से बात कराना, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कौन बोल रहा है? अरे मम्मी, आपकी बेटी रोजली। मेरी बेटी का नाम तो फरिया है और वो इस वक्त मार्केट गई है। अरे मम्मी, मेरी बात तो सुनो। रोजली, फरिया से बोलना कि रोजलिन का कॉल आया था। दोबारा फोन मत करना। दरवाजा बंद रखा करो, जमाना ठीक नहीं है। अच्छा, दरवाजा खुला था। 2 महीने का रेंट बाकी है और वो जो उधारी ली थी उसका EMI कब तक चुकाओगे? शरद भाई, बस 1-1.5 हफ्ते का और वक्त दे दीजिए, पैसे आप ही लौटा दो। सुना है कि तुम गोवा छोड़ के जा रही हो। हाँ, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके पैसे देकर जाऊंगी। मुझे किस बात की टेंशन है? तुम चली भी गई तो तुम्हारी मम्मी और बहन तो गोवा में रहने वाले हैं ना। शरद भाई, मैं आपको 2 हफ्ते बाद पैसे पहुंचा दूंगी। ठीक है। ये एक टूर एंड ट्रैवल कंपनी में काम करती है। ये देखिए सर, यहाँ गले पर मार और बॉडी पर कोई भी स्ट्रगल के निशान नहीं। सुसाइड है सर। कोई फाउल प्ले लगता नहीं है सर। दरवाजा अंदर से लॉक था, घर का कोई सामान भी बिखरा हुआ नहीं था, कैश ज्वेलरी कुछ भी नहीं थी सर। बस एक मोबाइल मिला है क्योंकि पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। और कुछ पता चला? सर, पड़ोसियों ने बताया कि अक्सर इसके घर पर एक शख्स आता है, शायद वो उसका बॉयफ्रेंड है। सर, पड़ोसियों ने भी बताया कि उस शख्स को 2 हफ्ते पहले यहाँ देखा गया था और वो अकेला ही है जो अक्सर यहाँ पर आया जाया करता है। सर, बॉडी को देखकर तो लगता है कि सुसाइड के बहुत दिन हो गए। दरवाजे और खिड़कियां सब बंद थे, इसलिए पड़ोसी कुछ पता नहीं चलता। लड़की की उम्र कम लगती है, हो सकता है बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुआ और डिप्रेशन में आके इसने ये कदम उठा लिया। रिच यही स्टोन सुसाइड के लिए इस्तेमाल हुआ? जी सर। सर, पूरा बेड चेक कर लिया, कहीं पर कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। सर, ये तो किसी टी शर्ट या शर्ट का बटन लगता है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और ये बटन और विक्टिम का मोबाइल एनालिसिस के लिए भेजो। जी सर। सर, रोजलिन डिकोस्टा को हमने पिछले महीने ही काम से निकाल दिया था। रीजन? काम पर उसका ध्यान नहीं था, इसलिए। जब आप उससे आखिरी बार मिले थे तब वो क्या डिस्टर्ब थी, जैसे सुसाइडल टेंडेंसी या बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप? सर, वो हमारे ऑफिस में बस एक एम्प्लॉय थी, उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में हम बिल्कुल नहीं जानते, तो आई एम सॉरी। हमें रोजलिन डिकोस्टा के बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, उसका एड्रेस और ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट डिटेल्स। श्योर सर। सर, मेरी मम्मी को अल्जाइमर है, भी काफी हफ्तों तक हमसे मिलने नहीं आ पाती थी और इसीलिए मम्मी भूल जाती थी कि उनकी दूसरी बेटी भी थी। आप लोग कहाँ रहते हैं? सर, हम मापसा में रहते हैं और दी यही रेंट पे पणजी में रहती थी। आपको कोई आइडिया है कि रोजलिन
ने सुसाइड क्यों किया? सुसाइड? सर मेरी भी सुसाइड क्यों करेंगी? ठीक है, तो बहुत बड़े बड़े सपने थे, उन्हें लंदन जाना था हायर स्टडीज के लिए, एक बेटर करियर, एक बेटर लाइफ के लिए। सर मेरी थी सुसाइड कर ही नहीं सकती। फरिया, कुछ सपने फिल्मों से ज्यादा अनरियल होते हैं। उन सपनों के टूटने का शोर हर कान बर्दाश्त नहीं कर पाता। आओ तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ। आओ, ये है रूबीना का कमरा, ये बच्चों का। तुम्हें अपना कमरा दिखाता हूँ। कम आओ, ये है हमारा कमरा। रूबीना को हम यहाँ से दूर ही रखेंगे। हाँ? कैसा लगा? बहुत अच्छा। फिर 4 BHK कब लोगे? नहीं, फिर तीसरी भी तो आएगी ना, फिर 5 BHK में लोगे, फिर 6 BHK। मतलब कहती हूँ एक विला नहीं, या फिर महल, वो पुराने जमाने में होता था ना 100-200 कमरों वाला, राजा प्रशांत और उनकी रानियां। प्रशांत, मैं निकलती हूँ, कल ऑफिस में मिलूंगी। What's this nonsense? वो आपको और अपनी पहली बीवी को एक साथ एक घर में रखना चाहता है। अरे आप वहाँ काम भी क्यों कर रही हैं? छोड़ दीजिए ना। तो फरिया, तू अभी बच्ची है, जिंदगी की प्रैक्टिकलिटी तुझे नहीं पता है। लाइफ में जीतने के लिए एक तरफ कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है, और लाइफ प्लानिंग से चलती है, कोई इमेजिनेशन से नहीं। भी ऐसे कॉम्प्रोमाइज से आप खुश हो? भी एक ही शहर में रहने के बावजूद हम कई हफ्तों तक, महीनों तक मिल नहीं पाते, और ये जरूरी थोड़ी है कि लाइफ में हमेशा कॉम्प्रोमाइज करना पड़े। प्लान्स चेंज भी तो हो सकते हैं ना। सर, दी से 2 हफ्तों से मेरी बात नहीं हो पा रही थी, तो मुझे लगा कि शायद वो अपने बिजनेस ट्रिप में चली गई होंगी, लेकिन फिर उन्होंने मुझे फोन पे बताया कि वो नहीं जाएंगी, क्योंकि किसी ने उनको 25 लाख रुपए दिए थे। 25 लाख रुपए? किसने? कुछ नहीं, तुम्हें मिस कर रही थी। लव यू, बाय। अच्छा, लव यू? हाँ, किससे बात हो रही थी? ओए, मेरे फोन में मुझे पता किससे आई लव यू बोला जा रहा था। नहीं, अच्छा वो बता ना। ओके, बता रही हूँ। बहुत प्यार करता है मुझसे, बहुत जल्द मिलवाऊंगी भी तुझे उससे, ओके? लेकिन तब तक के लिए तो ये समझ ले कि तेरी दीदी बहुत जल्द लंदन में होगी। सच में? यस। लेकिन उससे पहले मुझे इंग्लिश एफिशिएंसी का टेस्ट देना होगा, वो मैं घर आने के बाद दे दूंगी, लेकिन उसके पहले मुझे एक कॉमन टेस्ट का फॉर्म भी भरना है। मतलब आप यही रहोगे? हाँ, लेकिन जब तक लंदन नहीं जाती तब तक कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से मैं इमीडिएटली जॉब नहीं छोड़ सकती, लेकिन उसके बाद तेरी दीदी जाएगी। सपनों और हकीकत के बीच में रोजलिन की जिंदगी उलझी हुई थी। एक तरफ उसका बॉयफ्रेंड था और दूसरी तरफ अपने ही बॉस के साथ उसके नाजायज संबंध थे। अपनी जिम्मेदारियों और अपने सपनों के प्रेशर की वजह से उसने बॉयफ्रेंड के साथ झूठ बोलना पड़ता था। शायद इसी सब से तंग आकर रोजलिन ने सुसाइड कर लिया हो। सर, मैं आपसे कह रही हूँ, मेरी दी सुसाइड कर ही नहीं सकती। मैं अपनी दी को अच्छी तरीके से जानती हूँ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मेरी दी क्लॉस्ट्रोफोबिक थी, बंद जगहों पर उनका दम घुटता था, और अगर उन्हें सुसाइड करना भी होता तो ऐसे बंद कमरे में अपने आप को फांसी से लटका कर क्यों मारती? सर, मैं आपसे कह रही हूँ, मेरी दी का खून हुआ है, पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनके बॉस प्रशांत ने उनका मर्डर किया है। मेरी दी के खूनी को ढूंढिए, मेरी दी सुसाइड नहीं कर सकती सर, मेरी दी को अच्छे से जानती। फरिया, हम इस केस की जांच बहुत अच्छे से कर रहे हैं। रोजलिन की जिंदगी के बारे में सुन के और उसके घर की जांच करने के बाद हमें अब भी यही लगता है कि तुम्हारी बहन रोजलिन ने सुसाइड किया। सर, आप अपना स्टे एक्सटेंड कर रहे हो या चेकआउट कर रहे हो? हाँ, 2 दिन के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं। रोजलिन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मरने से पहले रोजलिन ने किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाया और
सर बॉडी पर कोई स्ट्रगल के निशान भी नहीं है। उस बटन का कुछ पता चला? नहीं सर, उस बटन के बारे में अभी तक कोई लीड नहीं मिली, लेकिन लोकल टेलर और गारमेंट शॉप में बात कर रहे हैं। सर टेक्निकल टीम ने उसके मोबाइल को अनलॉक भी कर लिया। इस पर रोजलिन के कुछ वीडियोस भी हैं। वीडियोस? हाँ सर, वीडियो लॉग्स जैसे वीडियोस जिसमें लोग खुद ही कैमरे से बातें करते हैं। ये रोजलिन का आखिरी वीडियो है। Hey guys, I'm so excited today. कल 21 मार्च है और मैं कल अपने चैनल टेस्ट का फॉर्म भरने वाली हूँ। You know, it's my first day towards my London dream. सर रोजलिन ने ये वीडियो 20 मार्च की शाम को बनाया था और रिपोर्ट के मुताबिक 20 मार्च की रात को डेथ हुई थी। आज से 14 दिन पहले। रोजलिन तो इस वीडियो में बहुत खुश लग रही है, जैसे कोई लड़की अपने सपनों को चेस कर रही है। हेलो, कैसा है? हाँ मैं एकदम ठीक हूँ। हाँ मैं रास्ते में हूँ मैं। अरे यार, जो मैंने इस महीने पिछले महीने का टारगेट पूरा कर लिया तो मैं। अरे सर क्या सर, अभी लग जाता ना आपको। क्या मैडम फोन पे बात कर रही हो? हेलमेट हमने पहना नहीं है। चलिए लाइसेंस निकालिए। सर वो भी नहीं है। लाइसेंस नहीं है तो क्या आपके पास? चलिए चालान लगेगा 2000 का। 2000 रुपया? सर वो तो नहीं है मेरे पास। कल दूं आपको? मैं इसी रास्ते से रोज जाती हूँ, कल देती हूँ ना सर आपको। कल किसने देखा? सर हम देखेंगे ना एक साथ। अच्छा आप ऐसा कीजिए, अपना मोबाइल नंबर दीजिए, मैं यूपीआई ट्रांसफर करती हूँ। पैसे ट्रांसफर करने के बाद ना मैं आपको मैसेज कर दूंगी, कॉल कर दूंगी। चलेगा आपको? चलिए चलिए जाइए आप, और ध्यान से, हर मोड़ पे मेरे जैसा पुलिस वाला नहीं मिलेगा। थैंक यू सो मच सर। और हर रोज मैं इसी मोड़ से जाऊंगी अब तो। थैंक यू सर। तुझे कितनी बार कहा है स्कूटी चलाते वक्त फोन पे बात मत किया कर? समझ में नहीं आता तुझे? अरे यार इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? अब तो रोज मैं इसी रास्ते से जाऊंगी, वो भी फोन पे बात करते करते। चल ठीक है, मैं फोन रखती हूँ, बस पहुंचने वाली हूँ। तू भी ना सुधरेगी नहीं। पुलिस के इस टीम में स्टेफी जैसी कोई नहीं है। हर सक्सेस रिपोर्ट इज 90%। हम सबको इससे सीखना चाहिए। बैंगलोर सिटी इंटरनेशनल होटल, 2 लोगों के नाम से बुकिंग थी, एक तुम्हारे नाम से और दूसरी रोजलिन डिकोस्टा के नाम से। तुमने तो कहा था कि तुमने 1 महीने पहले उसे नौकरी से निकाल दिया था। सर ये रोजलिन की पुरानी डील थी, इसलिए उसे भी साथ जाना था। मैंने उसे फोन किया, उसका नंबर स्विच ऑफ था। ये मीटिंग मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैं उसका वेट नहीं कर सकता। सर आप गलत आदमी पे शक कर रहे हैं, आपको तो रोजलिन के बॉयफ्रेंड को ढूंढना चाहिए। पिछली बार तो तुमने कहा था कि तुम अपने एम्प्लॉय की पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं जानते। सर उसने मुझे डबल क्रॉस किया था, मैं शादी करना चाहता था उसके साथ, लेकिन वो मेरे और मुर्तजा हम दोनों के साथ सोती थी। हम दोनों का यूज किया था उसने। इसीलिए तुमने उसे इतना टॉर्चर किया कि परेशान होकर अंत में उसने खुदकुशी कर ली। सर मैंने अगर रोजलिन के साथ कुछ गलत किया होता तो मैं आपके सामने क्यों खड़ा होता? और मुर्तजा वो गायब क्यों होता? मुर्तजा मेरे बिजनेस का सबसे पहला फंडर है सर, इसलिए उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। जिस दिन से रोजलिन गायब हुई उसी दिन से मुर्तजा भी गायब है। सर अब ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता ना? जिस दिन रोजलिन ने सुसाइड किया 20 मार्च, उस दिन तुम उससे नहीं मिले थे? जी नहीं सर, वो धोखेबाज है। एक बार पहले भी चर्च के बाहर से धोखा देके भाग चुकी है। इसका डीएनए लो, रोजलिन की बॉडी से मिले सीमेन सैंपल से इसका डीएनए मैच करो। भागने की कोशिश मत करना, और शहर छोड़कर जाने की तो बिल्कुल नहीं। मुझे उस मुर्तजा का नंबर चाहिए। सर आप एक बार गोवा तो आइए, आपका सारा काम हो जाएगा। जी सर। हाँ मैं आपकी कॉल का वेट करूँगी। थैंक यू। हाँ थैंक यू सर, बाय। ये गायकवाड़ को क्या बोली थी? किसी से क्रैक नहीं हो रहा था और तूने एक दिन में उसकी डील उड़ा दी। उसके साथ रात को मैं डिनर पे गई थी, डिनर करते करते डील भी क्रैक कर दी। अरे कभी कभी क्लाइंट के साथ थोड़ा पर्सनल होना पड़ता है। हाँ तुझे कुछ ज्यादा ही पर्सनल होती जा रही है। काश मुझे एक लड़की होता वो भी तेरी तरह खूबसूरत, इस रिसोर्ट का मालिक बन के बैठ जाए। अच्छा क्या
तेरी वजह से आज मेरी नौकरी चली गई। ऑलरेडी तो 10 एम्प्लॉय गिरा चुकी थी, आज तूने मेरी विकेट भी गिरा दी। ये जो 50-60 हजार पे अटकी हुई है ना, अगर प्रोफेशनली काम करेगी तो 50-60 हजार पर नाइट कमाएगी। What do you mean? सबको पता है तू कैसे डील क्रैक करती है। ज्यादा सती सावित्री होने का नाटक मत कर। और थप्पड़ मारा है आंधा ये बकवास की ना तो मुंह तोड़ दूंगी तेरा मैं। चल आगे से। सर, ये आपसे मिलना चाहते हैं। फरिया, आपको बार बार यहाँ आने की जरूरत नहीं है। आप माइनर हो, आप अपने साथ अपनी मम्मी को भी परेशान कर रहे हो। सर, मैं अपनी मम्मी को घर पे अकेला नहीं छोड़ सकती। बेटा, कुछ पता चलेगा तो हम सामने से आपको इन्फॉर्म करेंगे। सर, कैसे पता चलेगा जब आप एक मर्डर को सुसाइड मान के बैठे? बेटा, जस्ट ट्रस्ट मी, हम इस केस की जांच बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अब आप घर जाओ। सर, प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए। आजकल के बच्चे सुसाइड करने से पहले ये नहीं सोचते कि उनके जाने के बाद उनकी फैमिली का क्या होगा। सर, ये रोजलिन की बैंक अकाउंट डिटेल्स है। उसके अकाउंट में 25 लाख रुपए मुर्तुजा शेख ने डाले थे और वो उसके फ्लैट का रेंट भी पे करता था। सर, मुर्तुजा की ये फोटो बैंक से मैंने निकलवाई। जब रोजलिन के पड़ोसियों को दिखाई तो उन्होंने इसे पहचान लिया। ये वही शख्स है जो रोजलिन के घर पर अक्सर जाया करता था और उसके फ्लैट की चाबी भी इसके पास थी। जिस रात रोजलिन की मौत हुई उसी रात इसका फोन भी बंद हो गया और इसने अगले दिन 20 लाख रुपए अपने अकाउंट से निकालकर अपने अकाउंट को खाली कर दिया। ये शख्स अब कहाँ है, अब किसी को कुछ पता नहीं। प्रशांत का डीएनए मैच हुआ? सर, अभी तक रिपोर्ट नहीं आई। इस मुर्तजा से 25 लाख रुपए लेने के बाद रोजलिन एक फाइनल बिजनेस ट्रिप पे जाने वाली थी। हो सकता है ये बात मुर्तजा को पसंद ना आई और दोनों के बीच में झगड़ा हुआ। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से रोजलिन ने सुसाइड कर लिया? एक काम करते हैं, रोजलिन के घर को री इन्वेस्टिगेट करते हैं। शायद हम कुछ मिस कर रहे हैं। रोजलिन की उम्र 24 साल की थी। यूजुअली ऐसी लड़कियों को आर्टिफिशियल ज्वेलरी बहुत पसंद होती है। रोजलिन को भी रही होती, लेकिन हमें पूरे घर में सर्च के दौरान कोई ज्वेलरी नहीं मिली, ना ही कोई सुसाइड नोट। दिनेश, जरा उसका वीडियो दिखाना। शायद उसमें उसने आर्टिफिशियल ईयररिंग पहने थे। हाँ, वो ईयररिंग भी हमें घर में नहीं है, ना ही उसकी डेड बॉडी पर है। ये वही स्टूल है ना जो आत्महत्या के वक्त इस्तेमाल हुआ था? जी सर। मेजरमेंट टेप लेकर आओ। सर। दिनेश, इस स्टूल की हाइट नापो। जी सर। सर, 1.2 फीट। स्टूल 1.2 फीट। रोजलिन की हाइट 5.3 फीट। इस फैन से ग्राउंड की दूरी नापो। 10 फीट। और हमें डेड बॉडी फैन से 1.5 फीट नीचे मिली थी। स्टूल की हाइट 1.2 फीट, रोजलिन की हाइट 5.3 इंच और हमें डेड बॉडी फैन से 1.5 फीट नीचे मिली थी। इसका टोटल हुआ 8 फीट और ग्राउंड से फैन तक की दूरी है 10 फीट। इसका मतलब रोजलिन खुद अपने आप को फांसी लगाई नहीं सकती। ऐसा तो नहीं कि उसकी बहन फरिया सच बोल रही है। उसने सुसाइड नहीं किया, उसका मर्डर हुआ है। हो सकता है किसी ने उसके साथ बलात्कार किया और उसके बाद पंखे से लटकाकर उसे मार डाला। घर में किसी के फोर्स एंट्री के निशान नहीं थे। हो सकता है हत्यारा रोजलिन की जान पहचान वाला हो, जिसके लिए रोजलिन ने आसानी से दरवाजा खोल दिया। शायद उसका वो बॉस या फिर वो उसका बॉयफ्रेंड जिसके पास हर वक्त एक चाबी रहती है। सर, फॉरेंसिक टीम ने एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है। चैन और रस्सी पर रोजलिन के फिंगरप्रिंट्स नहीं है, किसी और के फिंगरप्रिंट्स है और उनका कहना है कि शायद वो हत्यारे के हो सकते हैं। और सर, वो फिंगरप्रिंट्स प्रशांत के भी नहीं। और एक खास बात सर, अगर वो फिंगरप्रिंट्स हत्यारे के हैं तो हत्यारा लेफ्ट हैंडेड है। लेफ्ट हैंडेड किलर? जी सर। सर, जैसे कि रस्सी है और मैं राइट हैंडेड हूँ, अगर मैं रस्सी को यूं पकड़कर इस तरीके से ऊपर की तरफ खींचता हूँ तो यहाँ फिंगरप्रिंट्स आएंगे और अगर मैं लेफ्ट हैंडेड होता तो मैं इस तरीके से पकड़कर इस तरीके से खींचता और रस्सी के इस नॉट पर
लेफ्ट हैंड के फिंगरप्रिंट्स है, मतलब हत्यारा लेफ्ट हैंडेड है। चेकआउट कर लें। यस सर। हाँ, जल्दी मिलते हैं। तुम ना स्ट्रेस बहुत जल्दी ले लेती हो। अच्छा, कल मिलते हैं। ओके? किससे बात कर रहे हो? रोसलिन ने तो तीसरी पकड़ लिया। बाद में बात करता हूँ। अगर तुम मुझसे अच्छे से बात करती ना, तो आज मुझे किसी और से बात करने की जरूरत नहीं पड़ती। रोसलिन की डेथ की रात बैंगलोर ट्रिप के लिए निकले थे। जी, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तुम्हारी रात 2 बजे की फ्लाइट थी। हाँ तो तुम्हारी वाइफ रुबीना ने बताया कि तुम घर से रात 9 बजे निकले थे, 5 घंटा पहले। इतना वक्त तो इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए भी नहीं चाहिए होता। तुम रोसलिन के घर गए थे? सर, मेरा उस दिन रुबीना से झगड़ा हो गया था, इसलिए मैं घर से जल्दी चला गया था। ये एयरपोर्ट से पहले तुम्हारा लोकेशन रोसलिन का घर था। अब सच बोलना, वरना वो हाल करूंगा कि झूठ बोलने लायक नहीं रहोगे। रोसलिन, तुम तैयार नहीं अभी तक? लेट हो रहे हैं, बैंगलोर जाना ट्रिप के लिए। मैंने कहा था ना, मैं नहीं जाऊंगी। रोसलिन, तुम अच्छे से जानती हो कि मुझे इस ट्रिप पर तुम्हारी बहुत जरूरत है। तुम मुझे प्रेजेंटेशन तो देने नहीं देते, अपने काम के लिए लेकर जाते हो। मैं नहीं जाऊंगी। रोसलिन, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। You know that I can't live without you. तो पहले अपनी बीवी को डाइवोर्स दो, उसके बाद मेरे पास आना। नाउ प्लीज गेट आउट, वरना मैं शोर मचाऊंगा। मम्मी, फरिया से बात कराना, कुछ ठीक नहीं लग रहा। कौन बोल रहा? अरे मम्मी, आपकी बेटी रोजलिन। बेबी, क्या जरूरत थी उस शरत से पैसे लेने की तुमको? तो मैं क्या करती? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मेरी मम्मी की ट्रीटमेंट में सारे पैसे खर्च हो जाते, ऊपर से वो मेरा लैंडलॉर्ड। एक नंबर का सूदखोर भी है। बेबी, रिस्की होता है। अच्छा ठीक है, कल शाम तक मैं तुमको 5 लाख इंतजाम करके देता हूँ, तुम उसका पैसा वापस दो। मुझे सिर्फ 2 महीने की ईएमआई के लिए चाहिए, बाकी मैं मैनेज करूँगा। अच्छा, तुम गैरों से पैसा ले सकती हो, लेकिन मुझसे नहीं। मैं कुछ नहीं सुनूंगा। तुम कल का कल उसका पैसा वापस करो। ये तो कलर जेरोक्स आधार कार्ड है, ओरिजिनल कहाँ है? ओरिजिनल क्यों चाहिए? होटल में भी केवाईसी होने लगा क्या? कैश पेमेंट दे रहा हूँ ना। ठीक है, 2004 पे जाइए। सर, साउथ गोवा के होटल में मुर्तजा शेख को पकड़ा गया है। वो वहाँ जाली आधार बनाकर स्टे कर रहा था। होटल के मैनेजर को डाउट हुआ तो उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया। मेरी लोकल पुलिस से बात भी हुई। ये मुर्तजा शेख आज शाम तक हमारे कब्जे में होगा। ग्रेट। उसने सुसाइड कर नहीं सकती सर, मैं जानता हूँ उसको, वो ऐसा नहीं कर सकती। हाँ ठीक है, तूने मारा होगा उसे। मैं क्यों मारूंगा उसको? मैं तो प्यार करता था उससे, मैं मार ही नहीं सकता। अच्छा ठीक है ठीक है, चाय पीते हैं, बाद में बात करेंगे। पी लेफ्टी है क्या? लेफ्टी है। हाँ सर, क्यों हो? नीचे रख, हाथ नीचे रख। फिंगरप्रिंट मैच करो। सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया सर। लेकिन सर मैं आपको बता दूं, जैसे मुझे पता चला ना कि रोजलिन ने सुसाइड कर दिया तो मैं डर गया था, इसलिए मैं भाग गया था सर। मैं तू अपनी कहानी पे अड़ा है, अगली बार एविडेंस के साथ बात कर। सर मुर्तजा के फिंगरप्रिंट्स कातिल के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं हुए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब तक इस केस में हम उल्टी दिशा में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे? अब तक इस केस में हम पर्सनल मोटिव तलाशने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा भी तो हो सकता है कि रोजलिन एक रैंडम टारगेट हो। सर, कोई पेशावर मुजरिम? बिल्कुल हो सकता है कोई मुजरिम लूटपाट के इरादे से घर में घुसा हो और उसे रोजलिन मिल गई। एक काम करते हैं, एक लिस्ट तैयार करते हैं ऐसे पेशेवर मुजरिमों की जो लेफ्ट हैंडेड हो और जिन्होंने विक्टिम को मारने से पहले उनका रेप किया।
टोटल ऐसे 15 हिस्ट्री शीटर हैं जो लेफ्ट हैंडेड हैं, मगर इनमें से सिर्फ 5 पर ही मर्डर और रेप के केसेस हैं और वो पांचों ही जेल के हैं। अगर ये जेल में है तो फिर ये सारे काम किए किसने? उस दिन को मारने के लिए जैसे नॉट को बांधा गया था, वैसे नॉट उन कैदियों के लिए बांधे जाते हैं जिन्हें सजा मौत होती है। सर एक्चुअली हमसे मिस हो गया था, फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने पॉइंट आउट किया है। एक काम करो, गोवा स्टेट में जितने भी जल्लाद हैं उनसे मिलो और बात करो, शायद हमें वहां से कुछ लीड मिले। जी सर। आपके जेल में कोई लेफ्ट हैंडेड मुजरिम था जो रेप और मर्डर के चार्जेस में अंदर था और शायद उसे फांसी का नॉट भी बांधना आता हो। ये देखो लंदन की टिकट, ये टिकट ही उस दिन मैं उसको देने गया था रोजलिन को, उसके लिए मैंने लंदन की टिकट बुक की थी। ये देखो पीएनआर भी कंफर्म हो गया था। इस पे तो आज का डेट है। हाँ, पर अफसोस कि आज ये सीट खाली जाएगी। रोजलिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए लंदन नहीं जा पाएगी। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। आज तक वीके लाइफ में जो भी आया वो बस उन्हें एक्सप्लॉइट करना चाहता था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। वी बहुत खुश थी आपके साथ, आपने उनका बहुत ख्याल रखा। यू डोंट वरी, मैं तुम्हारा और आंटी दोनों का ख्याल रखूंगा। क्या मैं ये टिकट रख सकती हूँ दीदी की याद के लिए? Yes, of course. Keep it. यार जब भी मेरे पापा मेरे को कॉल करते हैं ना, एक ही चीज बोलते हैं कि चुपचाप चिपलून आ जा। अब ये बता मैं चिपलून जाके करूंगी क्या? जितना कमा रही हूँ गोवा में उतना कर सकती हूँ वहां पे काम? बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी मुझे अपनी सिस्टर को ना अच्छे कॉलेज में डालना है, और तुझे तो पता ही है कि एमबीबीएस का कितना डोनेशन देना पड़ता है। और हाँ, आई वॉन्ट टू ओपन माई ओन रिजॉर्ट। एक काम करते हैं, मुझसे शादी कर ले यार, साथ में रिजॉर्ट खोलेंगे। क्या शादी? हाँ, शादी कर ले। हो गया तेरा? चल मैं जा रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। खत्म तो कर ले। हाँ तो तू कर लियो ना, और इसके पैसे भी बता दियो कि कितने लगे। डच कर ले। खत्म तो कर ले। बाय। बैग से भी कुछ ज्वेलरी कैश निकाले हैं। फॉरेंसिक वालों का कहना है कि किलर लेफ्ट हैंडेड था। सर वो लोग इतने कंफर्म कैसे हैं? बैग की चैन पर अंगूठे का निशान दाहिनी तरफ, अगर इसे दाहिने हाथ से खोला गया होता तो चैन पर निशान बाईं तरफ होता। इसी से फॉरेंसिक वालों ने अंदाजा लगाया। स्टेफी लेफ्ट हैंडेड थी? नो सर, राइट हैंडेड थी। इस बयान पे साइन करो। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इसे फॉरेंसिक लैब में पता करो इस दूरी पे कौन से थंब के निशान, और जितने भी स्टेफी के करीबी उन सबके सैंपल कलेक्ट। सचिन और स्टेफी के जानने वालों में से किसी के भी सैंपल मैच नहीं हो रहे। अगर इनमें से किसी ने भी उसका रेप और मर्डर नहीं किया है तो फिर किसने किया है? स्टेफी के दुश्मनों की लिस्ट बहुत लंबी है, हमें उस लिस्ट को खंगालना पड़ेगा। उसके कलीग्स उससे बहुत खफा थे,
सारे स्टाफ नौकरी से निकाले गए हैं, पहले उन्हें टैप कर देंगे। सर मैं दीपक बोल रहा हूँ। आपने 15 दिन पहले एक लेफ्टिनेंट के आदमी के बारे में पूछा था ना? उस वक्त याद नहीं आया, लेकिन एक बात है जो मुझे अभी याद आई है। सर एक आदमी था जिसे फांसी का फंदा बांधने में बहुत दिलचस्पी थी, और उसका नाम तबरेज आलम है। 6 महीने पहले जेल पर बाहर आया। सर तबरेज आलम, इसके ऊपर टोटल 6 मर्डर और रेप के केसेस थे। एक बार एक कैदी को फांसी लगनी थी तो इसने जल्लाद जयदीप से पूछा कि फांसी का नॉट बांधते कैसे हैं। जब जयदीप ने उससे पूछा कि वो जानना क्यों चाहता है तो उसने कहा कि उसे ये स्टाइल बहुत पसंद आया। इस तबरेज आलम की पूरी जन्म कुंडली निकालो और इसके डिटेल सारे पुलिस स्टेशन के साथ शेयर करो। जी सर। ये तबरेज आलम रहता है सर, यहाँ अंजुमा का रहने वाला है। हाल ही के कुछ आंकड़ों के मुताबिक हिंदुस्तान में हर घंटा कम से कम 4 औरतों के साथ बलात्कार होता है और हर दिन लगभग 87 रेप केसेस दर्ज किए जाते हैं। ये आंकड़ा सिर्फ उन अपराधों का है जिन्हें पुलिस स्टेशन तक पहुंचने का मौका मिला। रोजलिन और स्टेफी दोनों के साथ पहले बलात्कार हुआ था, जिसके बाद दोनों को जान से मार दिया गया था। शक की सुई अब विक्टिम्स के आसपास के लोगों से हटकर एक ऐसे अपराधी पर थी जिसके कारनामों की फहरिस्त काफी लंबी थी। तुम्हारा पति तबरेज आलम यहाँ आखिरी बार घर पर कब आया था? सर 3 महीने पहले। आप कब आए? कब से तुझे सोता देख रहा हूँ। मैं लूटने का इंतजार कर रहा था, बहुत इंतजार कर रहा है तू। ऐसा लगा कि हमेशा के लिए सुला दूं। मजाक कर रहा हूँ। तू मायके क्यों नहीं गई? बोला था ना तुझे मायके चले जाने के लिए। यहाँ तेरा रहना ठीक नहीं है, हा? घर में अकेले रहती है, अगर कुछ संग के घर में घुस जाए, तेरा रेप कर दे और तुझे मार दे तो? आप जेल से कब छूटे? अरे पागल है साले, किसी और की जगह मुझे पकड़ के ले गए थे। तू सो जा, मैं आता जाता रहूंगा। वो साजिद के साथ मैंने नया धंधा शुरू किया है, उसी काम से बाहर जा रहा हूँ। सर घर को सर्च कर रहा था, ये शर्ट में इसकी एक बटन मिसिंग। बस तो सेम ही रहा। इस शर्ट के बटन और क्राइम सीन से मिले बटन को मैच करवा। जी सर। सर में पीली का बटन भी मिला। ये साजिद वही है ना जिसके साथ तबरेज भागा था? जी सर। आपने जो फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट भेजी थी वो हमारे क्राइम सीन से मैच करती है। हमें अपने क्राइम सीन में जो बीड़ी का टुकड़ा मिला था वैसा ही बीड़ी का टुकड़ा आपको तबरेज से कर मिला है। इन दोनों की टैग की उससे। सर हम बस साजिद की टिप का ही वेट कर रहे हैं। मुझे आगे भी उसकी टिप मिली। ठीक है सर, हम अभी निकल रहे हैं। एक बड़ी पार्टी है, 50 किलो बिरयानी चाहिए। मिलेगा ना भाई? किधर डिलीवरी करना? गोवा जेल में जहां से तू भागा था। और 20 किलो गोश्त लेकर आना है शाम के लिए। लेकिन दुकान तो चल रही है नहीं, रोज 5 किलो गोश्त फेंकना पड़ता है? अरे मैं तो कहता हूँ 10 किलो में काम चल जाएगा। 50 किलो दम बिरयानी का ऑर्डर है, लेकिन जल्दी लेकर आना, मसाला तैयार है। आता हूँ। बोल जल्दी जल्दी। अरे यार आप लोगों ने तो दूसरी बार धप्पा कर दिया। तीसरी बार मौका नहीं देंगे। इस बार तुझे अंडा सेल में रखेंगे, वहीं अपनी दुकान डाल लेना। जेल से भागने के बाद तूने अपनी दुकान खोली, चाहता तो इज्जत से जी सकता था, तो फिर वापस ये सब क्यों शुरू किया? जैसे ही मुझे पता चलता है ना कि एक लड़की एक घर में अकेले रहती है, तो मैं सोचने लगता हूं कि वो अकेले क्यों रहती है, क्या करती होगी अकेले में।
मेरे हाथ में खुजली होती है और मुझे लगता है कि मैं जाऊं और अभी जाके उसका काम बाकी पापा खत्म कर दूं सर। घर में कैसे घुसता था? वो लड़कियां तुझे अंदर क्यों आने देती थी? अरे सर 4G इंटरनेट है, उसी से तो सीखा मैंने चाबी बनाना। फांसी में बड़ा इंटरेस्ट है ना तुझे? अगली बार अपने गले में देख लेना। की गिरफ्त में आने के बाद तबरेज आलम ने ऐसी और 6 औरतों के बारे में बताया जिनके साथ बलात्कार करने के बाद उसने उनकी हत्या की। आज भी उसे अपने किए पे जरा भी पछतावा नहीं है। रोजलिन और स्टेफी दोनों महत्वाकांक्षी लड़कियां थीं, जो अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा रही थीं। एक इंसान के कुटिल प्रवृत्ति के कारण उनके उज्जवल भविष्य और अभिलाषापूर्ण जीवन को समय से पहले समाप्त होना पड़ा। राक्षसों को मारने वाली देवियां और उन्हें पूजने वाले अब इस देश में सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन हम सब मिलकर इन्हें सुरक्षित कर सकते हैं। इसलिए मैं... अच्छा, बेवकूफ समझ के रखा है मुझे? हाँ, तुम्हें पता नहीं दादा का कमरा कौन सा है? छुओ मत मुझे, दूर रहो मुझसे, दूर रहो मुझसे। क्या हुआ? दादा, मैं कपड़े चेंज कर रही थी और ये अतुल मुझे वहां से झांक के देख रहा था। मोनिका, तुम्हें ठीक से दरवाजा लगाना चाहिए था ना? दादा, मोनिका देखो, इस पे गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। अरे होने वाला पति है तुम्हारा, और वैसे भी नेक्स्ट ईयर इसके साथ शादी होने वाली तुम्हारी। एक मिनट, नेक्स्ट ईयर क्या? मेरी इससे शादी नेक्स्ट जन्म में भी नहीं हो सकती। मोनिका दादा प्लीज आप। मोनिका मेरी बात। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी क्राइम पेट्रोल 70 के इस नए अध्याय में आपका स्वागत करती हूँ। इस दुनिया में अगर किसी चीज को बुरी नजर से बचाकर रखने की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो है प्यार। हम सब अपने रिश्तों में प्यार और भरोसा चाहते हैं। यही चाहत और यकीन कई बार अचानक किसी हादसे का शिकार होकर खत्म हो जाता है, और कभी कभी अपने इसी भरोसे के चलते हम खुद भी हादसों को न्योता दे बैठते हैं। इस केस में पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि जिसे पेट्रोल छिड़क कर जला दिया गया वो आखिर कौन था। आज हम एक ऐसा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस लाए हैं जिसमें दर्ज कुदरत का करिश्मा देखने वालों को न सिर्फ हैरान कर देगा, बल्कि आप ये सोचने पर भी मजबूर हो जाएंगे कि क्या सचमुच मरने वाले की रूह भी वापस लौटकर अपने लिए इंसाफ की मांग करती है। इस तरह तो उसकी पहचान करना मुश्किल हो जाएगा। कोई भी स्मेल कर दे, बता जरा सर।
सर क्या मिला है और इसमें थोड़ा पेट्रोल भी बचा है। फॉरेंसिक टीम को बुलाओ और हाईवे पे जितने पेट्रोल पंप्स हैं सबका सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ। हो सकता है उनसे कुछ मिल जाए। बगा जरा अजून काय सापडतंय का? सर क्राइम सीन पे जो पेट्रोल का कैन मिला था और उसके बाद जो फिंगरप्रिंट था सर, हमारे डेटाबेस में किसी से मैच नहीं कर रहा सर। और फॉरेंसिक ने कंफर्म किया है कि वो मेल की बॉडी है। एक बेल्ट का बक्कल भी मिला था। आसपास के रोड की सीसीटीवी में कुछ मिला? नहीं सर, कुछ भी सस्पिशियस नहीं दिखा है। सर एक काम करो, सारे मिसिंग कंप्लेंट्स चेक करो। ठीक है सर। जो डेड बॉडी हमें मिली थी उसकी पीएम रिपोर्ट आ गई सर। उसकी उम्र तकरीबन 25 से 30 साल के आसपास है सर। उसकी मौत 14 जनवरी को शाम को 4 बजे से 6 बजे के बीच में हुई है और मौत की वजह इलेक्ट्रिक शॉक बताई जा रही है। मतलब पेट्रोल डाल के जलाने से पहले उसकी मौत हो चुकी थी? राइट सर। उसके चेहरे पे काफी फ्रैक्चर भी है सर, मतलब वो मुंह के बल गिरा था। नहीं सर, उसके स्कल पे फ्रैक्चर क्यों है? अगर वो मुंह के बल गिरा था तो उसके सर के पीछे कैसे चोट लगी थी? और वैसे भी उसकी लाश हमें भारतीय नगर में नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रिक शॉक लगने जैसा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब है कि लाश को डिस्ट्रॉय करने के लिए वहां ले जाया गया था। वैसे सर इस बॉडी की किडनी भी गायब है। किडनी स्कैंडल भी हो सकता है। पिछले महीने हमने किडनी नगेट पकड़ा था। काम करो सर, लाश के डीएनए सैंपल लेके जितने भी मिसिंग कंप्लेंट्स हैं सबके रिलेटिव्स के डीएनए सैंपल्स लेके मैच करके देखो। हो सकता है इसकी पहचान करने में आसान है। लेकिन सर ऐसे बहुत सारे कंप्लेंट्स हमारे पास हैं और ये बॉडी उसी में से किसी की है, ये पता लगाने में बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन डीएनए मैच हुए बिना पहचान करना भी मुश्किल होगा। हो सकता है एक और किडनी नगेट का पर्दाफाश हो जाए। ठीक है सर। तमाम कोशिशों के बावजूद पुलिस को ना ही उस अनजान लाश की शिनाख्त में कोई कामयाबी मिल रही थी और ना ही कातिल का कोई सुराग मिल पाया। लेकिन 2 साल बाद अचानक एक ऐसी अजीबोगरीब घटना घटी कि खुद पुलिस भी हैरान रह गई। वो ऐसा वाकया था जिस पे भरोसा करना मुश्किल था, लेकिन कई बार वो होता है जिसकी कल्पना हम सपने में भी नहीं कर पाते। सुबह सुबह माल भुक क्या है? क्या नाम क्या तेरा? साहब मैं सच कह रहा हूँ, वो दिन रात डरा था मेरे को। बोलते 2 साल पहले उसको किसी ने वो भगवती नगर में जला दिया था। तो इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा साहब, मेरे को बचा लो साहब। वो थोड़ा पैसा मिलेगा, भूख लगा है। क्या रे, अच्छा तरीका निकल है तूने पैसा मांगने का। चल निकल कर दे, खाएगा वो। सर ये बोल रहा है कि 2 साल पहले भगवती नगर में किसी को जलाया था। आपका उसका भूत इसको बार बार दिख रहा है। छिड़के से मिलवा उसको। सर पर ये माल फूकने लोग हैं, इन लोग कुछ भी बहाना बता के पैसा निकालते। गुमान कर लो सर इनको। करडे में मंटो देवड़ा करा, छिड़के गड़े ना करा। सर रे सर 2 साल पहले भगवती नगर में कोई जली हुई लाश नहीं मिली थी। भगवती नगर में, भारती नगर। तुम्हें याद है 2 साल पहले भारती नगर में हमें जली हुई लाश मिली थी। 25-30 साल का लड़का था, एक किडनी भी गायब थी। हाँ सर, और ये भारती नगर और भगवती नगर आसपास ही है। उस वक्त लाश की पहचान नहीं होने की वजह से केस आगे नहीं बढ़ पाया था। एक काम करो, उस केस की फाइल निकालो और इस बबन को भी ढूंढ के निकालो। साहब जो कुछ
कुछ है ना वो बड़े सबको सच सच बता दे. चला बघा माल फुकट पाठी बसला होता. नाम क्या है तेरा? बबन. बबन, तेरी ये भूत वाली कहानी है मजेदार, लेकिन तेरी बात पे कोई विश्वास क्यों करे? यकीन मानिए साहब, मैं सच बोल रहा हूँ. उस भूत ने मेरा जीना आराम कर दिया है. वो नशा भी कितना भी कर लूं, फिर वो सपने में आ ही जाता है. क्या बोलता है? मुझे इंसाफ दिला दो या और आगे भी कुछ बोलता हूँ. मतलब वो आके डरा था मेरे को साहब. मान लेते हैं तेरी भूत वाली कहानी सच है. कभी उसने कोई नाम बताया? किसने मारा, क्यों मारा, कुछ ऐसा बताया? हाँ साहब, अभिजीत. और कुछ? क्या हुआ, कैसे हुआ? अरे साहब, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं मालूम है साहब. मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मेरे को इस भूत से बचा लो. किसी दिन इसके डर से मैं मर जाऊंगा साहब. ठीक है, अभी निकल, लेकिन इधर उधर भागना मत. ठीक है साहब. इस भवन का भूत उतारना पड़ेगा. जरा नजर रखो इसमें. शिरके, 2 साल पहले की मिसिंग कंप्लेंट्स दोबारा चेक करो. उसमें अभिजीत नाम के 25-30 साल के लड़के की कोई कंप्लेंट है क्या, जरा देखो. ठीक है सर. सर 2 साल पहले अभिजीत नाम के लड़कों की 4 मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई थी सर. उसमें से 2 की उम्र महज 10 से 15 साल है और बाकी के 2 की उम्र 40 से 60 साल. सर मुझे लग रहा है कि हम इस नशेड़ी बब्बन की बातों को कुछ ज्यादा सीरियस ले रहे हैं. मतलब सर ऐसा तो केवल फिल्मों में होता है कि लाश खुद सपने में आती है और उसे किसने मारा खुद बताती है. तो बात तो तुम्हारी सही है शिरके, लेकिन इस अनसॉल्व केस के लिए बबन की कहानी एक ब्लाइंड लीड की तरह है. मुझे लगता है हमें चांस लेना चाहिए. एक लास्ट ट्राई करके देखते हैं. ठीक है सर, बताइए फिर क्या करना है. एक काम करो, भारती नगर में जहां हमें वो जली हुई लाश मिली थी ना, उसके 25 किलोमीटर के रेडियस में 25 से 30 साल की उम्र के अभिजीत नाम के जितने भी लोग हैं सबकी एक लिस्ट बनाओ. देखो उनमें से कोई मिसिंग है. ओके सर. इतनी चक्कर क्यों डालते हैं? चंद्रकांत यादव का घर यही है? हाँ. बाबा. काइगर पुलिस साहब, आप यहाँ? घबराइए मत, हम लोग जनरल इंक्वायरी के लिए आए. अभिजीत नाम का लड़का यहीं रहता था साहब. अभिजीत मेरा बेटा है, लेकिन 2 साल पहले वो घर छोड़कर चला गया. वो अभी तक नहीं लौटा है. 2 साल पहले आपका बेटा घर छोड़ के चला गया और आप लोगों ने कोई मिसिंग कंप्लेंट ही नहीं की? क्या कंप्लेन करते साहब, वो खुद घर छोड़कर चला गया. फिर उसने एक मैसेज भी लिखा कि वो नहीं आएगा वापस. हमारा और उसका संबंध खत्म. उसके बाद हमने उसका फोन भी ट्राई किया, लेकिन हमेशा बंद ही आया. साहब एक मिनट. ये देखिए साहब, 2 साल पहले उसने ये मैसेज किया था. बाबा, मैं हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रहा हूँ और दोबारा वापस लौटकर नहीं आऊंगा. हमारा रिश्ता खत्म. रिश्ता खत्म करने की कोई खास वजह? ये बच्चे बहुत कमाने लगते हैं ना, माँ बाप हमें बोझ लगने लगते हैं. वो हमारी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था. लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? देखिए, 2 साल पहले हमें एक बॉडी मिली थी और हमें शक है कि वो अभिजीत की बॉडी है. क्या? हो सकता है वो हमारा अभिजीत नहीं होगा. अभिजीत जाधव. शिरके, जाधव फैमिली का डीएनए सैंपल ले लो. लाश का डीएनए रिपोर्ट तो हमारे पास है. अगर ये दोनों सैंपल मैच हो जाते हैं ना, ये गुत्थी सुलझ जाएगी. राइट साहब.
हालत साहब, वो जब से पता चला है कि अभिजीत का शायद खून हो गया है, तब से उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है। उसको डॉक्टर के पास ले जा रहा हूँ। ठीक है, लेके जाइए हमें जी, लेकिन उसके बाद आपको हमारे साथ चलना होगा। आपके साथ? क्यों साहब? डीएनए टेस्ट के लिए। डीएनए टेस्ट के लिए? मुझे माफ कर दो, मेरा पीछे छोड़ दो। मैं जितना कर सकता था मैंने कर लिया है। अब इससे ज्यादा मैं पूरी चीजों में मुझे कुछ नहीं पहुंचाऊंगा। सर डीएनए रिपोर्ट आ गई है सर। जो बॉडी हमें मिली थी उसका डीएनए चंद्रकांत के डीएनए से 50% मैच हुआ है। मतलब सर कंफर्म है ये बॉडी चंद्रकांत के बेटे अभिजीत की है। उस बबन का नशा उतारने का टाइम आ गया। मुझे पहले ही डाउट था कि उसने हमें पूरी बात नहीं बताई थी। क्राइम लोकेशन और विक्टिम का नाम किसी को सपने में कैसे आ सकता है? हाँ सर, वैसे डाउट तो मुझे भी था, लेकिन अभी रिपोर्ट कंफर्म होने से डाउट खत्म हो गया। ठीक है, हो ना हो, मुझे लगता है बबन ने ये पूरी घटना अपनी आंखों से देखी है। अभिजीत के घर वालों से पूछताछ करो और बाद में इस बबन को भी उठाओ। ठीक है सर। हमारी तो पूरी उम्मीद ही खत्म हो गई। अब तक तो ऐसा लगता था कि अभिजीत कभी ना कभी तो घर आ जाएगा। मैं तो उसका 2 साल से इंतजार करता रहा, अभी भी करता था साहब, लेकिन दुर्भाग्य से फोन नहीं आया। उसकी मौत की खबर आ गई साहब। हमने ऐसा क्या गुनाह किया था साहब जी? भगवान ने ऐसी सजा दी कि हम अपने बेटे का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए साहब। चंद्रकांत जी, संभालिए अपने आप। देखिए, हमने बॉडी की शिनाख्त करने की बहुत कोशिश की थी, फिर पीएम रिपोर्ट से हमें पता चला कि उस बॉडी की एक किडनी गायब है। तो हमें लगा कि शायद ये कोई किडनी रैकेट का मामला। नहीं साहब, कोई किडनी रैकेट का मामला नहीं था। दरअसल कुछ साल पहले मेरी एक किडनी खराब हो गई थी, तो साहब अब उसकी किडनी मुझे देकर मेरी जान बच गई थी साहब। अभिजीत की किसी के साथ कोई दुश्मनी, कोई लड़ाई, कोई झगड़ा? हमारा बेटा तो बहुत अच्छा लड़का था, कोई होता तो उसकी किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? बैठ नीचे। बबन, तुझे जो पता है सब कुछ बता दे, वरना जो तरीका हम अपनाएंगे ना, तेरे पीछे जो भूत पड़ा हुआ ना वो भी डर जाएगा। हाँ, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को जितना मालूम था मैंने सब बता दिया। अच्छा, जब ये कुछ बताने के लिए तैयार हो जाए ना, तब इसको मेरे सामने लाना, तब तक इसकी खातिरदारी करो। सब नहीं, मैं बताता हूँ, सब बताता हूँ साहब। ये 2 साल पहले की बात है। मैं जंगल में बैठ के माल घूम रहा था साहब, और मैंने 2 जन को एक लाश को जलाते हुए देख लिया साहब। मैंने झाड़ियों में छुपकर सब कुछ देख लिया था। वो लोग जाते जाते एक दूसरे से बात कर रहे थे कि आज के बाद अभिजीत के बारे में कोई भी कुछ भी बात नहीं करेगा। बाद में वो लोग कार में बैठ के चले गए साहब। शक्ल देखी थी उनकी? गाड़ी कौन सी थी, कुछ याद है? नहीं साहब, चेहरे तो उनके ढके हुए थे, और वो गाड़ी बेड़ी का मेरे को कुछ नहीं समझता है। 2 साल बाद मुझे पुलिस के पास आने की क्या सूझी? पहले क्यों नहीं बताया? और ये अभिजीत की लाश सपने में आके डराती है, बताती है, ये सब नाटक करने की क्या जरूरत थी? वो ऐसा हुआ कि वो लोग जाने के बाद उस दिन मैंने नजदीक जाके देखा था साहब। वो डरावनी लाश देख के मेरी तो बत्ती हो गई थी साहब। तो उसके बाद से वो लाश रोज मेरे सपने में आने लगी। अगर तूने कुछ किया नहीं था तो तुझे डरने की क्या जरूरत थी साहब? अगर मैं आप लोगों को ये बता देता कि वो लाश को जलाने का मैं गवाह हूं, तो आप लोग तो मेरे को पकड़ के पूछताछ कर देना, और ऊपर से ये कांड जो लोग ने किया था वो लोग भी मेरे जान के पीछे पड़ जाते। इसके लिए मैंने आप लोगों को आधा ही बात बताया। सर, ये अभिजीत के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिली है सर।
सर एक कंपनी में सेल्स मैनेजर था, लेकिन उसने जॉब नहीं छोड़ी थी। जावेद फैमिली के बारे में पूछताछ की? हाँ सर, उसकी बहन कविता के बारे में पूछताछ की है सर। उनका कहना है कि काफी अय्याश किस्म की लड़की है, पैसे काफी उड़ाती थी, देर रात तक घर से बाहर रहती थी, घर का सारा खर्चा अभिजीत ही चलाता था। और इस बात को लेकर दोनों भाई बहनों में काफी लड़ाई हुआ करती थी, लेकिन सर अभी तक इस कविता के खिलाफ कुछ सस्पिशियस नहीं मिला है। सर कि कोई तो ऐसा होगा जिसको शक हो। सर एक जरूरी बात पता चाहिए। हमने अभिजीत के 2 साल पुराने कॉल रिकॉर्ड चेक किए, उसमें एक नंबर मिला है जिस पर वो लगातार बात करता था। सर ये देखिए, ये नंबर किसी मोनिका देशमुख के नाम पर रजिस्टर्ड है। हमने उसकी लेटेस्ट लोकेशन भी पता की है, और ये मोनिका और अभिजीत दोनों एक ही कॉलेज से पास आउट हुए 2012 में। सर और एक बात, ये दोनों देर रात तक बात करते थे। सर अभिजीत की मोबाइल की आखिरी लोकेशन करवे नगर की थी। करवे नगर से भारती नगर 10 किलोमीटर की दूरी पे, जहां पर हमें अभिजीत की लाश मिली थी। जरा पता करवाओ ये अभिजीत करवे नगर क्या करने गया था। सर शिरके, ये मोनिका और अभिजीत का लेट नाइट बातें करना इस केस का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है। हो सकता है यहीं से कोई बड़ी लीड मिल जाए। इस मोनिका से बात करनी पड़ेगी। बहुत काम पड़ा है और मेरा मन भी नहीं है। जी आप लोग? मोनिका जी कहिए। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि अभिजीत इस दुनिया में गिरा। और आप देर रात तक बातें करते थे, सर? हाँ, मैं और अभिजीत एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन फिर वो गायब हो गया। उसने मुझे मैसेज भी किया था कि मैं उसे भूल जाऊं, फिर भी मैं उसे लगातार मैसेज करती रही, कॉल करती रही, लेकिन उसका फोन बंद था। अच्छा, अभिजीत की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी, कोई लड़ाई झगड़ा? देखिए हमसे कुछ छुपाने का फायदा नहीं है, जो भी है साफ साफ बताओ। दोस्त के बहन के साथ गुच्छरे होना गलती नहीं है, दोस्त बन के ऐसे धोखा देना शर्म नहीं? देख प्रवीण, मैं मोनिका से प्यार करता हूँ और मैं उसे कोई धोखा नहीं दे रहा हूँ। मैं मोनिका से शादी करना चाहता हूँ। क्या एक भी वर्ड बोला ना इधर किधर जमीन में गाड़ दूंगा, समझा? औकात नहीं रहे अपनी। कम से कम अपना स्टेटस तो देख लिया होता। अमीर लड़की दिखी नहीं, हंसाना शुरू। दादा नहीं, दादा नहीं। दोस्त इसके ऊपर को जिंदा छोड़ रहा, समझा? औकात नहीं भूलने का अपनी, समझा? फिर चल शानदार नहीं है। तुम और ये सामान? मैंने अपना घर छोड़ दिया है। पर इससे तो प्रवीण और भी नाराज हो जाएगा। अब चाहे जो भी हो जाए अभिजीत, मैं यही रहूंगी। और तुमने मुझसे शादी का प्रॉमिस किया था, उसका क्या हुआ? देखो देखो अभिजीत, मोनिका, अगर तुम दोनों शादी करना चाहते हो तो कर सकते हो, हमें कोई एतराज नहीं है। कौन अगर? मोनिका, मोनिका, मोनिका तुझे अपने घर की इज्जत का जरा भी ख्याल है? चल मेरे साथ, चल मेरे साथ, चल मेरे साथ। मैं इससे अभी नस काट लूंगी। मोनिका रख दो उसे। मोनिका बात सुन मेरी, फेंक दे वो सब, फेंक देना। तुझे पता है
तेरी खुशी के आगे मुझे कुछ नहीं चाहिए। तू जो कहेगी ना वैसे ही होगा। मैं खुद तुम दोनों की शादी करवाऊंगा, ठीक है? प्रॉमिस। बेटा खरस दादा, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। उसके बाद सब ठीक हो गया था। प्रवीण दादा को भी अभिजीत से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो हमारी शादी भी कराने वाले थे, और फिर अभिजीत कहीं चला गया। लेकिन मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका कोई खून कर देगा। ये मेरे पति है। तो अभिजीत 2 साल तक लापता था, तो दादा के कहने पर मैंने इससे शादी कर ली। आखिरी बार आप अभिजीत से कब मिली थी? करवी नगर में हमारे एक फार्म हाउस है। कुछ 2 साल पहले 14 जनवरी को दादा को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला था। उसी को सेलिब्रेट करने हम सब वहां गए थे। मैं, दादा, अभिजीत, अतुल, हम टेरेस पर पार्टी कर रहे थे, और इन लोगों ने दोपहर को पीना शुरू कर दिया था। अभिजीत, मुझे ना बहुत अर्जेंट काम आ गया, मुझे निकलना पड़ेगा। अभी तो पार्टी स्टार्ट हुई है। बहुत इम्पोर्टेंट है। सो सॉरी। इसलिए करीबन 4:30-5 बजे तक मैं घर निकल आई थी। उसके बाद मैंने अभिजीत को कभी नहीं देखा। मोनिका के जाने के बाद फार्म हाउस पे क्या हुआ? सर हम लोग तो बस सेलिब्रेट करके निकलने वाले थे, पर सर अभिजीत ने बहुत पी रखी थी। उन्होंने बोला उसे कि बहुत हो गया, निकलते अब। तो सर उसे और पीनी थी, तो वो वहीं रुका रहा, पर हम लोग सब निकला सर। करवे नगर के फार्म हाउस पे जहां अभिजीत की बॉडी मिली थी, उसे लास्ट बार वहीं पे देखा गया था। और सर उसके फोन रिकॉर्ड के हिसाब से उसकी लास्ट लोकेशन भी फार्म हाउस की थी। मतलब सर इस फार्म हाउस पे कुछ गड़बड़ हुई है। हाँ सर, क्या वैसे भी प्रवीण और अभिजीत के फाइनेंशियल स्टेटस में जो बहुत बड़ा गैप है, उसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। सर और एक बात नोटिस करने वाली है। अभिजीत के फोन से उसके परिवार को और मोनिका को जो मैसेजेस किए थे 14 जनवरी को, वो करीब 8 बजे के थे। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से अभिजीत की मौत शाम 4 से 6 बजे के बीच हुई। मतलब प्रवीण अपनी बहन की शादी अभिजीत से नहीं बल्कि अतुल से करवाना चाहता था, और अतुल भी ये जानता था कि मोनिका उससे नहीं बल्कि अभिजीत से प्यार करती है। राइट सर। और ऐसे हालात में शक इन दोनों पर ही है। मतलब गड़बड़ फार्म हाउस में ही हुई है। देशमुख फैमिली का फार्म हाउस है? हाँ सब। दो साल पहले 14 जनवरी को यह क्या हुआ था? 2 साल पहले की बात किसको याद रहेगी साहब? पार्टी हुई थी, मुझे याद नहीं है। हाँ वो याद है ना सब। वो पूरा हफ्ता में छुट्टी पर था। 2 साल पहले क्या हुआ था वो याद नहीं, छुट्टी पे था ये याद है। हाँ सब, वो मेरी बेटी की शादी थी ना। प्रवीण लास्ट टाइम कब आए थे? वही 2 साल पहले साहब। वो आया और बोले फार्म हाउस बंद कर दो। उसके बाद से तो कोई नहीं आया सर। हाँ पर मुझे मेरी चौकीदारी की पगार मिल जाती है सर। तलाशी लेनी है मैं यहाँ की। हाँ साहब लीजिए ना, बगा से गए। छिड़के कुछ मिला क्या? नहीं सर, यहाँ बहुत सारी शराब की बॉटल्स हैं। लगता है यहाँ पर रेगुलर पार्टीज होती थी। सर ये आईडी कार्ड मिला है इस पर्स में। अभिजीत जाधव। तो थोड़ी तेरी अक्कल है, पुलिस को सारी कहानी बताने क्या जरूरत थी? दादा, अगर मुझमें थोड़ी भी अक्ल होती ना, तो मैं ये नहीं समझती कि अभिजीत मुझे छोड़कर भाग गया।
और उसके साथ जो हुआ वो कितना बुरा हुआ। जो हुआ उसका मुझे भी दुख है, लेकिन अब क्या करूं? दादा, हमें अभिजीत को इंसाफ दिलाने के लिए पुलिस की मदद करनी चाहिए। लेकिन आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मूर्खासारखं काहीतरी बोलू नको। अगर न्यूज में अपना नाम उछाला गया तो किसके बिजनेस पर असर होगा? मेरे ना। समझ रही बात को? सर, इस करवे नगर के फार्म हाउस में कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। मैं भी वही सोच रहा था। शिरके, 2 साल पहले जब अभिजीत की लाश हमें मिली थी, उस वक्त वहां एक पेट्रोल का कैन भी मिला था। उस पर जो फिंगरप्रिंट्स थे वो हमारे रिकॉर्ड में होंगे, लेकिन उस वक्त इस केस के लिए कोई सस्पेक्ट नहीं था। एक काम करो, 2 साल पहले 14 जनवरी को उस फार्म हाउस पे जितने भी लोग मौजूद थे उन सबके फिंगरप्रिंट्स लो और उनका लोकेशन ले। राइट सर। अभिजीत हमारा दोस्त है सर। उस दिन से उसका गायब होना, फिर उसकी मौत की खबर सुनकर हम भी बड़े दुखी हैं सर। सर, उस दिन फार्म हाउस से हम लोग निकल गए थे, वो अकेले था। कौन कहा था ये तो जल्दी पता चल जाएगा। सर, हम लोग सच कह रहे सर, हम लोग फार्म हाउस से निकल गए थे। हमने तो सब बता दिया, फिर भी आप बार बार हमें क्यों परेशान कर रहे हैं सर? देखो, अगर तुम लोग इनोसेंट हो तो डरने की कोई जरूरत नहीं। सच तो जल्दी सामने आएगा ही। के सर, फिंगरप्रिंट रिपोर्ट आ गई है। सर, पेट्रोल के डब्बे पे जो फिंगरप्रिंट मिले थे वो प्रवीण और अतुल से मैच हो रहा है। मतलब खून उन्होंने किया है। राइट सर। 14 जनवरी 2017 उस दिन के तुम दोनों के मोबाइल लोकेशन निकाले हमने। कहाँ के थे पता? भारती नगर, जहां अभिजीत की लाश को जलाया गया। वहां हमें पेट्रोल का कैन भी मिला था, उस पे तुम दोनों के फिंगरप्रिंट्स हैं। हमारा यकीन कीजिए, हमने अभिजीत को नहीं मारा। अपनी बहन की शादी अभिजीत से करवाने का सिर्फ ढोंग कर रहा था। तू चाहता था कि तेरी बहन की शादी अतुल से हो, और आखिर में तुम दोनों ने मिलके अपने मन की कसरत पूरी कर ली। नहीं सर, हम सच कह रहे हैं, हमने अभिजीत को नहीं मारा। सर, हम लोग फार्म हाउस से निकल गए थे, वो नशे में वहीं पे रुका था। हमने नहीं मारा उसे। झूठ बोल रहा है सर ये, और इसके वॉचमैन ने भी हमसे झूठ बोला था। उस दिन 14 तारीख को वॉचमैन फार्म हाउस पे ही था। उसकी बेटी की शादी तो 10 जनवरी को ही हो गई थी। वॉचमैन ने 14 तारीख को शाम को 7 बजे फार्म हाउस फोन किया था, और उसके बाद ये प्रवीण फार्म हाउस आया था। सर, मैं सब कुछ सच बताता था। जल्दी बता। आराम से गिरवा देगा कुछ यार। तू क्या कर रहा है यार? चढ़ गए आराम से। अरे क्या कर रहे हैं यार? अबे ऊपर मत जा अभिजीत। ऊपर वायर है, शॉक लग जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा यार, आजा। अरे पिया हुआ है, तू उधर मत जा भाई, नीचे आजा। शाम हमारी पार्टी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन अचानक तब हमारे क्लाइंट का मुझे कॉल आया। नेता कौन है? क्लाइंट अपना। हेलो, हाँ सर। हाँ सर, पहुंचता हूँ। ए भाई, हम लोग जा रहे हैं, आ रहे थे तू? लेकिन वो आने के लिए तैयार ही नहीं था। फिर हम लोग निकल गए। फिर 1-1.5 घंटे के बाद वॉचमैन का मुझे फोन आया, और उसने मुझे बोला कि वो अभिजीत जमीन पर गिरा है, मर चुका है। फिर हम लोग तुरंत वहां पे गए और देखा कि वो जलने की बू आ रही है। मतलब वो ओपन इलेक्ट्रिक वायर का शॉक लगा होगा, तो ऊपर से नीचे गिर गया। हाँ, ऐसे ही होगा ना। मुझे लगता है पुलिस को बोलना पड़ेगा यार। दिमाग तो ठीक है तेरा। इसका और मेरा झगड़ा हुआ था, सबको पता है। पुलिस को पता चलेगा तो सबसे पहले मुझे उठा लेंगे। फिर क्या करें? एक काम करते, इसके बॉडी को ठिकाने लगाते। फिर
अतुल और मैं अभिजीत की लाश लेकर कार से भारती नगर गए और वहां पे उसकी बॉडी जला डाली। आज के बाद अभिजीत के बारे में कोई भी कुछ भी बात नहीं करेगा। और फिर बाद में राजाराम वॉचमैन को पैसे देके उसको चुप करवाया। इसका मतलब है कि 8 बजे के आसपास अभिजीत के फादर और मलिक आपको जो मैसेज गए थे वो भी अभिजीत के फोन से, वो तुमने किए थे। अब जल्दी जल्दी बता दे कि अभिजीत का फोन था। अभिजीत का फोन सर? हमने अभिजीत का फोन नहीं देखा सर। सच कह रहे सर? तुम दोनों की बातों में सच्चाई कितनी है ये जल्दी पता लग जाएगा। पेट्रोल छिड़ककर अभिजीत की लाश को आग में झोंकने वाले अतुल और प्रवीण पुलिस की गिरफ्त में थे, लेकिन क्या सचमुच उन्हीं दोनों ने अभिजीत को मौत के घाट उतारा था, या अभिजीत का कातिल अभी भी खुली हवा में सांस ले रहा था? पुलिस असली कातिल तक पहुंच पाती उससे पहले इस केस में एक और हैरतंगेज मोड़ आना अभी बाकी था। सर मैंने कुछ नहीं कहा सर। सर चूहे को बिल से निकाल लिया। ऐसा भाग रहा था जैसे ऐसे कभी पकड़ ही नहीं पाएंगे। नहीं साहब मैं भाग नहीं रहा था, मैं एकदम अर्जेंट काम से जा रहा था सर। जा रहा था? मेरा काम कितना अर्जेंट है अभी पता चल जाएगा। शिरके इसके घर की अच्छे से तलाशी लो। अभिजीत के केस से जुड़ी कोई भी चीज हो ढूंढ निकालो, देखते कब तक सच छुपाता है। ठीक है सर, सब बैठे रहे। सर हमने राजाराम के घर की तलाशी ली थी। ये देखिए 2 साल पुराना वीडियो मिला उसके फोन में। सर हमने राजाराम के घर की तलाशी ली थी। ये देखिए 2 साल पुराना वीडियो मिला उसके फोन में। ये वीडियो राजाराम के हाथ कैसे लगा? सर वो तो नहीं पता, लेकिन जब मैंने इस राजाराम का बैंक अकाउंट चेक किया सर मेरा शक और बढ़ गया। सर ये जो वीडियो वाला आदमी है राजाराम के अकाउंट में हर महीने पैसे ट्रांसफर कर रहा है जब से हमने अभिजीत का केस ओपन किया है। उठा लो इसे। सर क्या कह रहे हो आप इंस्पेक्टर साहब? ये सरासर गलत है। मैं अपने बेटे को क्यों मारूंगा? वो भी जान से। अरे साहब मेरे को भी चाटा भी नहीं मारा उसको। करने आने गलत सर। राजाराम, इस राजाराम के अकाउंट में गलती से पैसे चले गए। शिरके लाखों जरा ये देखो, ये वीडियो 2 साल पहले 14 जनवरी को शाम के 5:15 बजे करवे नगर के एक फार्म हाउस की। क्या कर रहे थे वो? मैं कहीं नहीं गया था। अभिजीत को मारते वक्त तो तुमने अपना फोन स्विच ऑफ रखा था, लेकिन जब उसकी लाश को जलाया भारती नगर में वहां तुम्हारा फोन स्विच ऑन था। और एक और बात जो तुम हमें बताना भूल गए, लेकिन हमने पता लगा लिया। अभिजीत तुम्हारी पहली बीवी का बेटा है, शोभा का नहीं, इसलिए हटाया ना उसे रास्ते से। अब सीधे सीधे बताओगे या अपने तरीके से उगलना है? अभिजीत की मां सविता मेरी पहली बीवी थी, उसका देहांत हो गया। उसके बाद सविता की बहन शोभा से मैंने शादी की, लेकिन अभिजीत को यह बात कभी नहीं बताई मैंने। लेकिन साहब मेरे रिश्तेदार से झगड़ा हो गया और उसने सारी बात अभिजीत को बता दी। उसको पता चला कि उसकी माँ उसकी सौतेली माँ है, तब से डिस्टर्ब हो गया साहब। ये कविता जो है वो मेरी और शोभा की बेटी है। पहले कविता और अभिजीत के बीच में भाई बहन का रिश्ता था, लेकिन ये बात समझने के बाद बाबा बर्दाश्त की हद हो गई है। जितनी भी जमीन बची है ना उसमें इसका सिर्फ 20 से 25% है, बाकी सारा हिस्सा मेरा है। कुछ भी हो जाए लेकिन मैं अपना हिस्सा इसके साथ नहीं बांटने वाला। घर में हिस्से को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर रोज झगड़े होते थे और उससे मेरी परेशानी बढ़ती गई और मुझे मजबूरन अभिजीत को मारने का प्लान बनाना पड़ा। अरे हाँ भाई, मैं शाम तक फार्म हाउस में पहुंच जाऊंगा। अरे मैं श्योर 100% आ रहा हूँ। मैं दोपहर में वहां जाकर छिप गया था और मौके के इंतजार में था, और साथ ऐसा मौका मिला भी। शाम के समय अभिजीत के एक दोस्त सब निकलने लगे। वो
वाशरूम में किसी काम के लिए बाहर गया था और फिर सर मैंने मौके का फायदा उठाया। देखो किसी को कुछ भी बोलना, मैं तुमको ना ये पूरा रख लो, लेकिन किसी को बोलना नहीं है। मैंने अभिजीत की जेब से उसका फोन निकाला और वहीं पास में छिप गया। वहां पर अभिजीत के 2 दोस्त हैं। एक काम करते हैं, इसके बॉडी को ठिकाने लगाते हैं। तो मैंने उसकी लाश को गाड़ी में रखा, मैंने स्कूटी से उन दोनों की गाड़ी का पीछा किया और फिर मुझे तसल्ली हो गई कि मेरा प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो गया। रात को मैंने अभिजीत के मोबाइल से खुद को और मोनिका को मैसेजेस किए। पिछले 2 साल से मैं राजाराम को पैसे दे रहा था। जिस बेटे ने अपनी किडनी तुम्हें दे के तुम्हारी जान बचाई, तुमने उसी की जान ले ली। बात कहने के लायक नहीं तुम। जिस तरह की मौत अभिजीत मरा है, उससे भी दर्दनाक मौत तुम्हें मिलनी चाहिए। बेटे अभिजीत के खून के आरोप में चंद्रकांत जाधव को कड़ी सजा मिली। सबूत मिटाने के जुर्म में अतुल और प्रवीण को भी जेल की हवा खानी पड़ी। वहीं अभिजीत की निर्मम हत्या के बाद इस बात पर यकीन करना मुश्किल है कि खून का रिश्ता दुनिया में सबसे मजबूत रिश्ता होता है। इसलिए स्वार्थ, अहंकार और बदले की भावना को परे रखकर ऐसे किसी भी अपराध में शामिल होने से पहले एक बार बाद में होने वाले भयंकर परिणामों के बारे में भी जरूर सोचें। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल सतर्क जस्टिस रिलोडेड में एक नए केस के साथ। तब तक मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।